तो आज हम लोग क्लास 10 का सिविक्स का पॉलिटिकल पार्टीज नाम का चैप्टर को कवर अप करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट वे में आपको ये समझाते हुए कंप्लीट चैप्टर को हम बताना चाहते हैं। लगभग 18 पेजेस का चैप्टर है ये कंप्लीट चैप्टर। लेकिन अगर आप इसमें से एक्स्ट्रा चीज़ों को अगर हटाते हैं तो बस आपको 10 पेजेस ही इसमें पढ़ना है, केवल 10 पेजेस। ओके। और इन 10 पेजेस में भी अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि केवल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कवर अप करना है। और अगर आप इन सवालों को समझ जाते हो तो आपके लिए चैप्टर कवर हो जाएगा, बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हो मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर दिया गया। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? तो आंसर पढ़ लीजिए। ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो ये है इसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया। ओके, पॉलिटिकल पार्टी का। तो आपको ये डेफिनेशन पढ़ना है। सेकंड चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के तीन मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तीन मेन कंपोनेंट्स। ओके। तो आंसर आपको दिखाते ये रहे, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर एक लाइन है, हम इसको हाईलाइट भी कर देते हैं। ए पॉलिटिकल पार्टी हैज़ थ्री मेन कंपोनेंट्स। दे आर लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोवर्स। जैसे कि लीडर्स कौन होता है? जैसे कि प्रेजेंट टाइम में आप एक पार्टी का एग्जाम्पल ले लीजिए, बीजेपी। बीजेपी पार्टी के लीडर है मान लीजिए नरेंद्र मोदी। और एक्टिव मेंबर वो होते हैं जो उस पार्टी के लिए कार्यकर्ता जिसको कहते हैं, जो कि पार्टी के लिए काम करते हैं। और फॉलोवर वो होता है जो उस पार्टी को पसंद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बीजेपी पसंद है और आप बीजेपी पार्टी को वोट देते हो तो आप बीजेपी के फॉलोवर कहलाओगे। लेकिन आप बीजेपी के लिए काम करते हो, आप उसके लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसके आप कार्यकर्ता हो, तो उसको आप लोग एक्टिव मेंबर्स कहेंगे। तो ये तीन होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट। लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक और टर्म आप देख पा रहे होंगे, पार्टीसन, पार्टीसनशिप। ये यहाँ से मत पढ़िएगा, ये यहाँ से पढ़ लीजिएगा। सो व्हाट इज पार्टीसनशिप? बेसिकली वो आदमी जो अंधाधुन एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलीव करता हो और उसी को जिताना चाहता हो और उसके लिए काम करता हो, उस तरह की एक आदमी को कहा जाता है पार्टीसन। ओके। व्हेन ए पर्सन इज ब्लाइंडली फॉलोइंग ए पॉलिटिकल पार्टी और स्ट्रांगली committed to a political party, it is called partition and it is known as partisanship, आप कह सकते हो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको पढ़ना है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मेनली आपके एनसीईआरटी में 6-7 फंक्शन दिया गया है। जैसे कि सबसे पहला फंक्शन, द पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ना इनका काम होता है। दूसरा, टू मेक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, नए नए योजनाएं बनाना, ये इनका काम होता है पॉलिटिकल पार्टी का। जो रूलिंग में होगा वो इसका काम करेगा। ऑपोजिशन वाले थोड़ी योजना बनाएंगे, जो रूलिंग है वो पार्टीज योजना बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, नीति आयोग बना, मतलब कोई भी योजना ले लीजिए, जैसे कि आयुष्मान योजना, या जो प्रेजेंट टाइम में भारत सरकार जो भी योजनाएं ला रही है, जैसे कि किसान समृद्धि योजना, या ये आपके एक बेटियों के लिए था जो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट्स खुल रहा था, आपको आई गेस पता होगा, वो सुकन्या योजना। तो ये सब जो है रूलिंग पार्टी ही करती है। ओके। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ लॉज, कानून बनाना, ये भी किसका काम होता है? रूलिंग पार्टी, मतलब पार्टी का काम होता है। और जो रूलिंग में नहीं है वो क्या काम करेगा? तो ऑपोजिशन का काम करता है। तो रोल ऑफ ऑपोजिशन भी इंपॉर्टेंट है। एंड जो पार्टी सरकार बनाती है वो सरकार चलाती भी है। तो मेकिंग, फॉर्मिंग एंड रनिंग ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। और भी है शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, मतलब जो लोगों की डिमांड्स है उनको फुलफिल करना। फॉर एग्जाम्पल, बीजेपी से लोगों का एक उम्मीद था कि वो राम मंदिर बनवाएंगे, तो वो काम उन्होंने कर दिखाया। तो वही है कि पब्लिक ओपिनियंस को फुलफिल करना, ये भी पार्टीज के काम होते हैं। और एक और है, सातवां पॉइंट ये रहा, टू एक्सेस द गवर्नमेंट मशीनरीज एंड द वेलफेयर स्कीम्स, मतलब वही है कल्याणकारी योजनाएं बनाना। जैसे कि अगेन आयुष्मान कार्ड, जिसके तहत 5 लाख का इलाज आपको मुफ्त किया जाता है बहुत सारे गवर्नमेंट, मतलब ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में और मेडिकल कॉलेजेस में। और कहाँ पर? तो कुछ कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। तो ये है वेलफेयर सोसाइटीज़। ओके। तो इतना जो भी आप पढ़े ये थे इनके फंक्शन। लेकिन अब आप जो सुनने वाले हो वो है नेसेसिटी, मतलब इसकी ज़रूरत क्या है। फंक्शन मतलब उनके काम क्या क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या काम हैं। लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी ज़रूरत ही क्यों है इसका। ओके। और अगर आप इसको आंसर जानना चाहते हो तो पहले आपको यहाँ एक सवाल पढ़ना पड़ेगा, और वो सवाल पहले हम आपको दिखाते हो। ओके। Modern democracy cannot exist without political party. We can understand the necessity of political party by imagining a situation without political party. मतलब अगर आपसे कोई पूछ दे पॉलिटिकल पार्टी का इम्पोर्टेंस क्या है, तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि क्या होगा अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुआ। तो आप इस तरह सोच लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे पूछें माँ बाप की ज़रूरत क्या होती है एक इंसान की ज़िंदगी में, एक बच्चे की ज़िंदगी में,
तो या एक टीचर का क्या योगदान या तो क्या रोल होता है एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में। तो अगर आपको ये जानना है तो पहले ये सोच लो कि अगर टीचर नहीं हुआ तो क्या होगा? या अगर आपके पास आपके पेरेंट्स नहीं हुआ तो आपके साथ क्या होगा? तो नहीं होना ये सोचोगे तो आपको आंसर और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो सेम आंसर यहाँ पर है। तो व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अगर आपसे कोई पूछ दे तो चलिए अब इसका आंसर जानते हैं व्हाट विल हैपन इफ देयर विल बी नो पॉलिटिकल पार्टी ओके। तो आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, हम दिखाते हैं आपके, ये रहा यहाँ पर इसका आंसर है। ज़रा सोचिएगा, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी होगा नहीं तो सारे जो कंटेस्टेंट लोग हैं वो कैंडिडेट जो होते हैं उम्मीदवार वो सब क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, मतलब स्वतंत्र स्थानार्थी हो जाएंगे। और ये लोग अपने अपने एरिया के लिए, मतलब जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होता है जहाँ से ये जीत के आए होंगे, बस उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करेगा। ये देश के लिए, देश की एकता के लिए काम कभी नहीं करेगा, बस अपने अपने क्षेत्र के लिए काम करेगा। जिसके कारण कहीं ना कहीं देश में फ्रैक्शंस होने लगेंगे, मतलब बंटवारा होने लगेगा। और ये देश की अखंडता जो हम लोग कहते हैं, अखंडता, यूनिटी, ये कहीं ना कहीं बिखर जाएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है नेसेसिटी में कि इफ देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी देन द यूनिटी ऑफ द नेशन विल बी डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड, ये आप कह सकते हो। बिकॉज ईच कैंडिडेट विल वर्क फॉर इट्स ऑन और देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ये पहला पॉइंट है। एक और दिया गया, ये रहा सेकंड वाले पैराग्राफ में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे पंचायतों में नॉन पार्टीज बेस्ड इलेक्शन होता है, जहाँ पर आपने सुना होगा बैगन छाप, ये छाप, वो छाप, तो ये छाप मतलब सिंबल्स होता है बेसिकली। तो यहाँ पर जब गाँवों में ना बीजेपी होती है ना कांग्रेस होती है, अलग अलग लोकल पार्टीज लोग क्रिएट करके इलेक्शन लड़ती है, जिससे क्या होता है गाँव में ही बंटवारा हो जाता है। लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि गाँव के किस वार्ड मेंबर को या वार्ड मेंबर से जो खड़े हैं उनमें किसको वोट दिया जाए। तो कहीं न कहीं देश में सोचो ना, एक पंचायत तक बिखर जाता है अलग-अलग हिस्सों में बिकॉज़ ऑफ दिस स्मॉल पार्टीज़। उसी तरह सोचो अगर पार्टीज़ नहीं हुआ तो कहीं न कहीं देश और लोकल लेवल पर भी देश जो है टूट जाएगा। तो यही इसका मेन मुद्दा है, ओके। ये हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको नेसेसिटी पढ़ना है, आपको फंक्शंस पढ़ने हैं, आपको 3 कंपोनेंट पढ़ने हैं, आपको पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनिशन पढ़ना था और व्हाट इज़ पार्टीशनशिप ये पढ़ना था। तो इतने टर्म्स कवर होने के बाद नेक्स्ट अपना सवाल है, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। भारत देश में या एक कोई भी देश में कितने पार्टीज होनी चाहिए, ओके। तो इसका आंसर देने के लिए आपको 3 तरह के आंसर पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला वन पार्टी सिस्टम। कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर केवल एक ही मेन पार्टी होती है, हर बार उन्हीं की सरकार बनती है और वही रूल करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आइएगा, देखिए ये पेज इग्नोर कर दीजिए, बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट सीधे अगर आप इस जो अभी पढ़ रहे थे वन पार्टी सिस्टम, इसका आंसर आपको एक पेज और नीचे आओगे तो यहाँ पर मिलेगा। एग्जाम्पल है चाइना। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल होता है और वो जैसा चाहे वैसा वहाँ पर रूल कर सकता है। उसके अलावा कोई और पार्टी यहाँ पर है ही नहीं। और कहा जाए तो यहाँ पर एक लाइन पढ़िएगा, बिकॉज ऑफ दिस द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कॉम्पिटिशन फॉर पावर एंड वी कैनॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज ए गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन। तो अगर आपसे कोई पूछ दे वन पार्टी सिस्टम गुड है या नहीं है, अच्छा है या नहीं है, तो आंसर है नहीं है, क्योंकि इसमें डेमोक्रेटिक ऑप्शंस, लोगों के पास फ्रीडम नहीं होता अपने चॉइसेस को या अपने मन पसंदीदा नेता को या कोई भी पार्टी को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो वन पार्टी उतना अच्छा नहीं है, ऐसा कहा गया है। इसके बाद आता है टू पार्टी सिस्टम। अब टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, जिसमें मेनली टू पार्टीज होते हैं और बहुत सारी छोटे मोटे पार्टीज होंगी, लेकिन इलेक्शन में हमेशा दो ही मेन पार्टी सीरियसली लड़ता है। और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए एंड यूके। और सच कहें तो भारत भी कहीं ना कहीं, आपको आगे हम बताएंगे, या तो आगे ही लिखा है कि इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ ये मल्टी पार्टी सिस्टम, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया भी टू पार्टी सिस्टम है। क्यों? क्योंकि खुद सोचिए ना, यहाँ पर एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है, और इन्हीं के बीच में हमेशा सरकार में इलेक्शन लड़ते रहता है, मतलब इलेक्शन इन्हीं के बीच में मेनली होता है। या ये भी सोच लीजिए, बीजेपी वालों ने एक गठबंधन बनाया है ऑफ 38 पार्टीज, जितने भी बिहार भारत में पार्टीज है सब मिलकर 38 पार्टीज ने क्या बनाया है, एक गठबंधन, जिसको इंग्लिश में अलायंस कहते हैं, या तो उसको एनडीए के नाम से जाना जाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और जितने भी कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन वाले पार्टी है, उन्होंने हाल फिलहाल सबने मिलकर एक नया नाम बनाया जिसका नाम है इंडिया। पहले इनका नाम था यूपीए गवर्नमेंट, अब आपकी बुक में भी यूपीए लिखा होगा, लेकिन आपको याद रखना है कि अब से यूपीए का नाम बदलकर 2023 में क्या हो चुका है, इंडिया। और इंडिया का मतलब क्या है,
इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। तो ये नया गठबंधन है जिसमें 26 पार्टियां हैं, चाहे वो नीतीश कुमार बिहार की जेडीयू की पार्टी हो, चाहे बिहार की लालू यादव की आरजेडी पार्टी हो, चाहे वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी हो, चाहे आपके पंजाब के या तो दिल्ली के आम आदमी पार्टी हो, या आप यहाँ यूपी में चले जाइए समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, या आप और चले जाइए कहाँ पर, तो फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र चले जाइए, वहाँ पर जो शिवसेना है या वहाँ पर जो एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी है, ये सब ने मिलकर एक नया नाम बनाया, एक नया टीम बनाया है जिसका नाम है इंडिया। और ये नया गठबंधन है और इस गठबंधन की सरकार भारत में बन चुकी है। क्यों? 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार या तो बीजेपी या तो एनडीए को हराने के लिए बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या दिया है टू पार्टी सिस्टम के बाद। तो दैट इज कॉल्ड द मल्टी पार्टी सिस्टम। यहाँ पर नाम भी आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है मल्टी पार्टी सिस्टम, और इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर सो मेनी पार्टीज है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट टाइम में भारत में दो तरह की पार्टियां होती है। वन इज कॉल्ड द नेशनल पार्टी जो कि राष्ट्र भर में होती है, और एक होता है स्टेट पार्टी जो कि एक राज्य भर में होती है। राष्ट्र मतलब नेशनल, राष्ट्रीय मतलब स्टेट। तो इंडिया में मेनली टू टाइप्स ऑफ पार्टी होती है, नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी। और कुछ नेशनल पार्टीज के नाम आपके एनसीईआरटी में पढ़ना है, जैसे कि अगेन ये पेज, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, डिलीट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप आते हो, यहाँ पर आपको पढ़ना है नेशनल पार्टीज के बारे में, और पार्टीज के नाम ये सब है, जैसे कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो कि ममता बनर्जी की है, बहुजन समाज पार्टी जो कि किसकी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ कांशी राम थे इस पार्टी के फाउंडर। और उसके बाद आगे बढ़ते तो यहाँ और भी पार्टीज के नाम है, जैसे कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा को फॉलो करता है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि लेनिन की विचारधारा को फॉलो करता है, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस भी दिया होगा कहीं पर, ये रहा इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल कांग्रेस पार्टी। अगेन जरा सुनिएगा, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग अब ना ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नेशनल पार्टी है, ना एनसीपी नेशनल पार्टी है, बहुत सारे नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है। लेकिन आपको क्या पढ़ना है, जो बुक में है, बुक मतलब पुराना डेटास, तो पुराना डेटास के अकॉर्डिंग ये सब है नेशनल पार्टीज। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हम लोग वापस आते हैं यहाँ पर, आपको हम बता जो रहे थे वो बताते हैं। तो अगर आपसे पूछ दे कोई, विच पार्टी सिस्टम इज बेटर, वन पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी, तो आंसर रहेगा नन ऑफ द पार्टी सिस्टम इज बेटर। इनमें से कोई भी बेटर नहीं, ये हम नहीं कह रहे, आपका बुक कह रहा है। कहाँ पर, जरा देखिएगा, हम आपको दिखा रहे हैं, ये पढ़ लीजिए। नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एट ऑल सिचुएशन, मतलब हर सिचुएशन में, जैसे मान लीजिए ना, बहुत शांति इंसान हो, शांत वाले इंसान हो, तो क्या आप जिंदगी भर हमेशा शांत रहोगे? क्या नहीं, कभी कभी जिंदगी में ऐसा सिचुएशन भी आएगा जब आपको गुस्सा करना पड़ेगा। या मान लो आप बहुत ही दयालु हो, या तो आप बहुत ही, मान लीजिए आप नहीं रोते हो, लेकिन ऐसा दिन भी आएगा जब आपको रोना पड़ेगा, है ना? तो वही समझ लीजिए। तो यही है कि ऑल टाइम्स के लिए, आपके लिए कोई भी पार्टी सिस्टम बेस्ट नहीं होता। कभी वन पार्टी सिस्टम अच्छा लगता है, कभी टू पार्टी सिस्टम अच्छा लगेगा, और कभी मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा लगेगा। भारत में जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, इसके लिए मल्टी पार्टी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ सोचिए ना, भारत के नॉर्थ में हिंदी बोलने वाले लोग हैं, गुजराती बोलने वाले लोग हैं, मराठी बोलने वाले लोग हैं, और भी चाहिए तो राजस्थानी बोलने वाले हैं, हिमाचल में पहाड़ी भाषा बोलने वाले, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी बोलने वाले लोग, मतलब भाषा के बेसिस पर देखा जाए तो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। खाने के रूप में देखा जाए तो अलग अलग फूड स्टाइल वाले लोग हैं। ड्रेसिंग सेंस में देखा जाए तो अलग अलग तरह के ड्रेसिंग सेंस वाले लोग हैं। और अगर आप जियोग्राफिकली देखोगे, कहीं पर बर्फ़ है तो कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर रेगिस्तान है तो कहीं पर फर्टाइल प्लेन्स पाया जाता है, तो कहीं पर नदियाँ ज़्यादा हैं, तो कहीं पर कुछ ज़्यादा है, जंगल ज़्यादा है। तो कहीं न कहीं इस सारे डाइवर्सिटी को देखते हुए कोई भी चीज़ें एक देश के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। और यहाँ पर ज़रा पढ़ लीजिएगा, पार्टी सिस्टम इज़ नथिंग ए कंट्री कैन चूज़। It is not something that a country can choose because it involves a long time depending on the nature of society, social and regional divisions, history of politics and its system of election। इन सब चीज़ों को बेसिस पर देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि none of the party system is perfect और best for और ideal for all countries at all situation। कोई भी सही नहीं है, आपको बस इतना बताना चाहते थे। नेक्स्ट पेज में आपको ये जो है पेज नंबर 8, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है क्योंकि ये बस बकवास है, मान लीजिए। आगे बढ़ते हैं इस पेज में। यहाँ से आपको क्या पढ़ना, अगर आप पूछिएगा तो बस ये पूछेगा कि नेशनल पार्टी बनने का, दर्जा कहलाने का क्या क्या क्राइटेरियाज होता है। जैसे कि मान लीजिए
मैंने अभी आपको अभी जब पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं, मैंने एक पार्टी बना दिया जिस पार्टी का नाम है एबीसीडी पार्टी, या कोई भी पार्टी रख लेंगे 0822 नाम की पार्टी, ये मेरी पार्टी का नाम है मान लो। तो क्या ये मेरा पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगा? हाँ, वो तो पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगा, लेकिन क्या ये नेशनल पार्टी कहलाएगा? आंसर है नो। नेशनल पार्टी का दर्जा देने के लिए कुछ क्राइटेरियाज़ होता है, जैसे कि अब चलिए वही क्राइटेरिया देखते हैं कि नेशनल पार्टी कब कहलाती है। यहाँ पर आप आइएगा, यहाँ पर लिखा होगा, हम आपको वो दिखाते हैं जहाँ पर ये लिखा है, उसी पॉइंट पर आते हैं। बेसिकली यहीं पर कहीं होगा, ये रहा, यहाँ से पढ़िएगा। ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट और विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट पार्टी। तो अगर आपको स्टेट पार्टी कहलाना है तो कम से कम आपका जो विधानसभा है, मतलब बिहार में देख लीजिए 243 विधानसभा सीट है, तो अगर 243 विधानसभा सीट में से कोई पार्टी अगर 6% वोट जीती है या तो कम से कम 2 सीट जीतती है, तो वो पार्टी क्या कहलाएगी? स्टेट पार्टी का दर्जा उसको मिल जाएगा। लेकिन नेशनल पार्टी कहलाना हो तो आगे पढ़ लीजिए। ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन। अब जो लोकसभा इलेक्शन होता है उसमें कम से कम 6% वोट जीते, या तो जो स्टेट असेंबलीज होता है, जैसे बिहार का स्टेट असेंबली विधानसभा, या यूपी का विधानसभा, गुजरात का विधानसभा, और कोई और स्टेट ले लीजिए, मणिपुर का विधानसभा। तो अगर कोई 4 विधानसभा से अगर वो कम से कम 6% वोट जीतती है टोटल में, या तो एटलीस्ट 4 सीट जीतती है लोकसभा में। प्रेजेंट टाइम में भारत के लोकसभा में 552 सीट है, जिसमें से 545 नेता प्रेजेंट है। तो अगर 545 नेता में से कोई भी पार्टी अगर कम से कम 4 सीट जीतती है, तो वो पार्टी को क्या चीज़ का दर्जा मिल जाएगा? नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आपसे सीधा एग्जाम में पूछ देगा, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम ए स्टेट पार्टी, या तो व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम ए नेशनल पार्टी। ये दोनों चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ पर फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। 2 तरह की पॉलिटिकल पार्टी होती है, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, नॉन रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। जैसे होता है ना ट्विटर पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर, एक होता है वेरीफाइड यूज़र जो कि वीडियोस डालता है उनमें टिक मार्क लगा रहता है, और एक होता है नॉन वेरीफाइड जो कि नॉर्मल यूज़र्स होते हैं। तो अगर आपको वही चीज़ हम कहना चाहते हैं, वेरीफाइड कहो या रिकॉग्नाइज्ड कहो, तो अगर आपको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए तो आपको ये सब चीज़ें को क्राइटेरियाज़ को हासिल करना पड़ेगा। और अगर आप हासिल कर लिए तो आपकी पार्टी या तो स्टेट पार्टी कहलाएगी या तो नेशनल पार्टी कहलाएगी। और अगर आपने इस सब चीज़ों को हासिल नहीं किया तो आप लोग का पार्टी नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहलाएगा। जैसे कि मैंने जो एबीसीडी पार्टी या तो 0822 नाम की जो पार्टी बनाई थी, वो नॉन रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि किसी ने उसको दर्जा नहीं दिया है। खास करके किसने, मतलब इलेक्शन कमीशन ने उसको दर्जा नहीं दिया है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, चलिए आगे पढ़ लेंगे। ओके, वो भी आगे आपको बता देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, जो आप यहाँ देख पा रहे हो, जो 6-7 पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, इसमें से क्या-क्या आपसे पूछेगा ज़रा देख लीजिएगा। पार्टी का सिंबल पूछा जा सकता है, पार्टी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कौन सी पार्टी कब बनी, ये भी आपसे सीधा पूछा जा सकता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, अभी यही देख लीजिए ना, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अगर हम आपको एक समझाते, बाकी आप खुद से समझ जाइएगा कि क्या-क्या पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का शॉर्ट फॉर्म है एआईटीसी, जो कि 1998 में बनी थी। किसके द्वारा बनाया गया था? तो ममता बनर्जी द्वारा बनाया गया था। इस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा कब मिला? तो 2016 में मिला। इस पार्टी का सिंबल क्या है? तो पढ़ लीजिए, फ्लावर एंड ग्रास है। और ये पार्टी का मूल उद्देश्य, मतलब कोर आइडियोलॉजी क्या है? तो सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म इज द कोर आइडियोलॉजी, आपको याद रखना पड़ेगा। और ये पार्टी खास करके कहाँ पर रूल कर रही है? तो वेस्ट बंगाल में रूल कर रही है, साथ ही साथ अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा में भी इसका पावर है एक हद तक। और इस पार्टी ने 2019 के जनरल इलेक्शन में 4% वोट जीता था, और नंबर ऑफ सीट कितना जीता था? तो 22 सीट जीता था, जबकि केवल 4 सीट चाहिए होता है। तो ये पार्टी बन गई थी नेशनल पार्टी, और ये प्रेजेंट टाइम में इंडिया की 4th लार्जेस्ट पार्टी है, नेशनल पार्टी। ओके, तो आपने एक समझ लिया क्या पढ़ना है, इसी तरह बाकी पढ़ लीजिए। अभी चलो एक और लास्ट एक और बता देते हैं आपको, कि आपको ज़्यादा ये मेहनत ना करना पड़े। देखिए बीएसपी बताते हैं आपको। बीएसपी में आप क्या क्या पढ़ोगे? तो 1984 में बना था, कांशीराम द्वारा बनाया गया था। बहुजन समाज पार्टी इस पार्टी का फुल नेम है। और ये पार्टी खास करके किन लोगों की है? तो दलित, आदिवासी, ओबीसी और जो रिलीजियस माइनॉरिटी होता है, जैसे कि मुसलमान, ये सब की पार्टी है।
उसके बाद ये पार्टी का मेन आइडियाज़ किन से लिया गया है, तो साहू महाराज, महात्मा फुले और पेरियार, रामास्वामी नायकर, बाबा भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। तो ये सब इस पार्टी के वो नेता है, मतलब नेता नहीं, आइडियोलॉजीज़ है जिसको ये पार्टी वाले मानते हैं। और इसके बाद ये पार्टी जो है ख़ास करके दलित और पीड़ित लोगों के लिए काम करती है। और इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश में मेनली प्रेज़ेंस इसका पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब में भी इस पार्टी का दबदबा है, एक हद तक इसका पावर है। और इसके अलावा भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2019 के इलेक्शन में 3.63% सीट इस पार्टी ने जीता था, और सीट वाइज़ पूछा जाए तो 10 सीट इस पार्टी ने जीता था। और बाकी 5-6 आप कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ आ गया किस तरह नेशनल पार्टी पढ़ना है। लेकिन अब स्टेट पार्टी में अगर आप आते हो तो आपको एक डाउट आएगा, तो यहाँ भी बहुत सारे स्टेट पार्टी का फ़ोटो, नाम, रिप्रेज़ेंट किया है। क्या सारे पढ़ना है? तो आंसर है नो। लेकिन आप जिस स्टेट से बिलॉन्ग करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं, ये भी नहीं पूछना चाहिए, ओके? आपको बस याद रहना चाहिए कि मेन-मेन जो पार्टी है, फॉर एग्ज़ाम्पल लालू यादव कुछ फ़ेमस नाम है तो वो आरजेडी पार्टी है बिहार की, आपको पता रहना चाहिए। आम आदमी पार्टी केजरीवाल का है तो आपको ये पता रहना चाहिए। तो इस तरह कुछ नाम, या तो यही सब देख लीजिएगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टी जो आपको लगता होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, हम आज तक देखे नहीं पूछते हुए, इसको आप छोड़ सकते हो। तो शिवसेना, कुछ नाम देख लीजिएगा बस, ओके? आगे बढ़ते आ जाइए नेक्स्ट पेज की ओर, जिसका नाम है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों को भी कुछ-कुछ चुनौतियों से गुज़रना पड़ता है। कौन-कौन सी चुनौती, ज़रा देखते आ जाइए। सबसे पहला चुनौती देखिएगा ये रहा, द फर्स्ट चैलेंज इज़ द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। मतलब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर खुद उनके अंदर क्या नहीं होता है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होता। जैसे कि एक नेता कुछ और कहेगा, दूसरा नेता कुछ और कहेगा, पॉलिटिकल पार्टी में झगड़ा होगा और वो पार्टी टूटकर 2 अलग-अलग पार्टी बन जाती है। तो कहीं न कहीं पार्टीज़ के अंदर क्या नहीं होता है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, अगर आप नीचे आते हो तो आपको पता चलेगा यहाँ पर डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब होता है, खुद सोचिए ना, बेस्ट एग्जाम्पल इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस पार्टी। इस पार्टी में अगर आप देखोगे, सबसे पहले किसने राज किया, हम आपको ये ज़रा दिखाते हैं। सबसे पहले मान लो जवाहरलाल नेहरू ने राज किया, इसके बाद इनकी बेटी इंदिरा गांधी आई, ओके। उसके बाद कौन आया, तो इनके हस्बैंड आए, हस्बैंड नहीं सॉरी, इनका बेटा है जिसका नाम है राजीव गांधी। राजीव गांधी के बाद कौन आए, तो इनकी वाइफ सोनिया गांधी पावर में है। सोनिया गांधी के बाद कौन है, तो राहुल गांधी पावर में है। मतलब कहना ये चाहते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में केवल यही लोग हैं, तो आंसर है नो। बहुत सारे अच्छे-अच्छे नेता होंगे, बहुत सारे बड़े-बड़े नेता होंगे, लेकिन उन सबको हाई लेवल पर जाने का पावर नहीं मिलता है। सब पावर में कौन रहता है, यही फैमिली ही रहता है। तो इसी फैमिली को हम लोग कहते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। होता है राजघराना टाइप का, हेरिडिटरी सिस्टम, कि राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। तो ये सिस्टम कहीं न कहीं खराब है। यही कहता है पॉइंट नंबर 2। थर्ड पॉइंट की ओर आते हैं, देखिएगा ज़रा यहाँ पर कहीं होगा, ये रहा थर्ड चैलेंज। द थर्ड चैलेंज इज़ द मनी एंड द मसल पावर। कहने के लिए हम लोग कितना भी कह दें कि आप ईमानदार हो, अच्छे आदमी हो, तो आप नेता बन जाओगे, आप ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, लेकिन रियलिटी कहीं न कहीं यही है कि जिसके पास पैसा है और जिसके पास मसल पावर है, गुंडागर्दी ये सब है, वही ज़्यादातर क्या बनता है, नेता या तो विधायक, जो भी कह लीजिए, ये सब बनता है। द फोर्थ एंड द लास्ट चैलेंज ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी इज़ दिस, दैट इज़ कॉल्ड, कोई भी पार्टी आपको एक मीनिंगफुल चॉइस प्रोवाइड नहीं करती। मतलब बीजेपी भी कहेगी कि हम आएँगे तो गरीबी हटा देंगे, कांग्रेस भी कहेंगे गरीबी हटा देंगे, बीजेपी कहेगी हम लोग बेरोज़गारी हटा देंगे, कांग्रेस भी कहेंगे बेरोज़गारी हटा देंगे। मतलब सबका जो मेन मुद्दा होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, जिससे लोगों लोगों को कोई भी पार्टी को वोट देने में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार पीएम बने थे, तो उन्होंने अलग-अलग चीज़ें बोला था। उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग राम मंदिर बनवाएँगे, अगर हमारी सरकार आएगी तो लोगों के अकाउंट में 5 लाख रुपए हम लोग देंगे, हम लोग आएँगे तो काला धन को बंद करवा देंगे, हम लोग आएँगे तो 370 जो जम्मू कश्मीर में है उस आर्टिकल को हटा देंगे। तो बीजेपी पार्टी ने बहुत तरह के नए-नए दावे किए थे, और यही दावों की वजह से कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार जीती थी। मतलब हर पार्टी को क्या देना चाहिए, मीनिंगफुल चॉइस, जिस तरह बाकी सब कर रहे हैं, अगर आप भी वही सब करोगे तो आप में उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, तो आप अलग करो। हम यही कहना चाहते हैं, मतलब ये पार्टीज़ नहीं करते इसलिए लोगों को वोट देना उतना पसंद नहीं होता है। तो ये 4 चैलेंजेस के नाम बस आपको पढ़ लेना है, डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना है। सीधा इतना ही पूछेगा, व्हाट आर द 4 चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ऑलरेडी वीडियो 25 मिनट का हो चुका है लगभग। आई होप आपको समझ आ रही होंगी, और ये सिंगल शॉट वीडियो रहेगा।
हम यही कर लेते हैं, बार-बार 10 वीडियो क्यों बनाएँगे। आप एक वीडियो देखो, इस वीडियो से आपको ये पूरे चैप्टर का डाउट्स क्लियर हो जाएगा। मतलब बेसिक नॉलेज, बेसिक क्या, ऑल नॉलेज आपको मिल जाएगा। आपको दोबारा कहीं और से देखना ना पड़े या समझना ना पड़े, यही मेरा कोशिश है आपके लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। हाउ पार्टीज़ कैन बी रिफॉर्म्ड। तो देखो, पार्टियों को चुनौतियों को तो झेलना ही पड़ता है, लेकिन कुछ-कुछ उसमें बदलाव भी करना पड़ेगा, है ना? कुछ-कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे कि पहले वाले जो पॉइंट्स बोले, वही सब चेंजेस मान लीजिए कौन-कौन सा, लाइक डायनास्टिक सक्सेशन इसको हटाना पड़ेगा, लाइक मस्कुलर मसल एंड मनी पावर इसको हटाना पड़ेगा। देन और भी आप मान सकते हैं क्या चीज़ को हटा सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, तो वो है आपका थर्ड पॉइंट, लाइक लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी को वो अगर डालते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से काम करेगा। और एक और था ना, 4 पॉइंट्स बोले थे आप लोग को यहाँ पर, जैसे कि अगेन देख लीजिए, रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, डायनेस्टिक सक्सेशन, और एक ये था कि मीनिंगफुल चॉइस। जो पार्टी मीनिंगफुल चॉइस प्रोवाइड करेगा उसको लोग वोट देना पसंद करेंगे। तो कहीं न कहीं रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब होता है चेंजेस। तो पार्टीज़ अपने आप में क्या-क्या चेंजेस ला सकती है। जैसे अगर हम आपसे कहें, कांग्रेस पार्टी जो बहुत बार ट्राई कर रही है बीजेपी को हराने के लिए, जो हरा नहीं पा रही, तो वो क्या-क्या कर सकती है। तो न्यू आइडियाज़ को ला सकती है, लाइक आज के प्रेज़ेंट टाइम में ज़्यादातर यूथ यूथ जो है नेटिज़न्स है, मतलब नेट पर आपको मिलेंगे। तो ये पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकता है, नेट पर बहुत ही एक्टिवली काम कर सकता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, नरेंद्र मोदी जी का चैनल, पेज हर जगह है। फेसबुक लोग उसको फॉलो करते हैं, तो कहीं न कहीं वो यूथ को कैप्चर करने की बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। बीजेपी पार्टी का जो साइबर सिक्योरिटी है, वो आईटी सेल जिसको कहते हैं, वो कहीं न कहीं बहुत ही अच्छे से नेट को यूज़ कर रहा है। या मान लीजिए नरेंद्र मोदी फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, तो वहाँ पर रहने वाले इंडियंस को भी वो बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं कि वो इंडिया आके नेक्स्ट इलेक्शन में मोदी जी को वोट देंगे। तो कहीं न कहीं पार्टीज़ को बहुत सारे चेंजेस लाना पड़ेगा। तो ये सब तो हम अपने मन से बता रहे हैं, लेकिन बुक में क्या लिखा है, चलो अब ये देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, देयर आर सम ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ए पॉलिटिकल पार्टी कैन ब्रिंग, एंड दे आर, फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है कि जो नेता बार-बार एक पार्टी से दूसरे पार्टी में इधर-उधर करता है, उसका जो सीट है उसको रद्द कर दिया जाए। जैसे कि एक कहानी हम आपको बताते हैं, आया राम गया राम। ये कहानी है हरियाणा की। हरियाणा में एक नेता था जो एक टाइम में एक पार्टी में, दूसरे टाइम दूसरे पार्टी में। इस तरह उसने 2 दिन या 3 दिन के अंदर-अंदर 9 से 11 बार पार्टी चेंज किया था। इसी को कहते हैं, और इसके बाद एक नया कानून लाया गया राजीव गांधी सरकार द्वारा, जिसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। इस कानून के तहत अगर कोई नेता अगर अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है आफ्टर विनिंग, फॉर एग्जाम्पल हम बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से जीतने के बाद अगर हम बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाते हैं, तो मेरा जो सीट है जहाँ से हम जीते हैं, जो मेरा क्षेत्र है, वो मेरा क्षेत्र जो है मुझसे छीन लिया जाएगा, हमारा सीट को रद्द कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि नेता एक जैसे दूसरी जगह ना भागे। और भी कुछ पॉइंट्स जैसे कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकता है, उनको एफिडेविट बनाने के लिए। एफिडेविट का मतलब होता है कि आपके पास कितना पैसा है, आपने कितना पढ़ा लिखा है, क्या हो क्या नहीं हो, क्या पर कोई केस चल रहा है, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपकी पूरी डिटेल्स भरवाया जाता है। इससे इससे क्या होता है, और ये लोगों के आगे ने अब हम सबके आगे पब्लिश किया जाता है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब, जब भी आप इलेक्शन में किसी नेता को वोट देने वाले, मान लो 2 नेता खड़ा है, ए एंड बी, और इन दोनों का एफिडेविट आपके सामने है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा नेता क्या है, कैसा है, और उस हिसाब से आप वोट दे पाओगे। तो कहीं न कहीं ये भी बहुत अच्छा एक रिफ़ॉर्म है, जो भारत सरकार या तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गया, और भी दिए गए हैं, ज़रा देख लीजिएगा। थर्ड, इलेक्शन कमीशन द्वारा एक कानून पास किया जा सकता है, जिसमें उनकी इनकम टैक्स के, उनके कितने उनके पैसे हैं, क्या है, ये सब उन लोग को पब्लिश करना पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छा फैसला है, मान लीजिए। चौथा भी यहाँ दिया है, पाँचवा भी दिया है, छठा भी दिया है, मतलब बहुत सारे, मेनली ये 3 दिए गए थे जो कि रिफॉर्म्स है। और जो अब बताया जा रहा है, सॉरी, अब जो बताया जा रहा है ये सजेशंस है कि क्या-क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। बिसाइड दिस, मेनी सजेशंस ऑफ्टन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। सो सम ऑफ द सजेशंस आर, यहाँ पर भी आपको 3-4 सजेशन दिया गया है, जैसे कि इट शुड बी मैंडेटरी टू द पॉलिटिकल पार्टी टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट और 1/3 ऑफ द टिकट टू द वुमेन कैंडिडेट। पर पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती है, वुमेन्स को 1/3 ऑफ द सीट जो है रिजर्वेशन दे सकती है, जिससे वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़े। एक और बात, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वहाँ पर फंड रिलीज कर सकती है कि एक स्टेट से एक इलेक्शन में बस इतना ही पैसा खर्चा करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, अनलिमिटेड जो वेस्टेज ऑफ मनी होता है, इसको हम लोग रोक सकते हैं। हर इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट किया जाता है, तो उस चीज़ से हम लोग बचा सकते हैं। सो यही सब था यहाँ पर जो दिया गया है, 3-3 पॉइंट्स था, 1-2 और एक और था जो मैंने छोड़ दिया, आप चाहे तो ये पढ़ सकते हो, देख सकते हो।
सो इन शॉर्ट अब चैप्टर यहाँ पर एंड अप होता है। हम इतना देर में 30 मिनट में आपको क्या-क्या बताएँ, एक बार मेन वर्ड्स बस बता के रोकना पसंद करेंगे। सबसे पहले डेफिनिशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पढ़ लीजिएगा। सेकंड आपको पढ़ना था यहाँ पर जो है आपका 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। थर्ड था पार्टीशन क्या होता है। चौथा है फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो कि 7 फंक्शन दिया गया है। नेक्स्ट है फंक्शन के बाद नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कम से कम 2 लाइन आपको लिखना आना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पढ़ना था कि विच पार्टी सिस्टम इज़ बेटर, मतलब 1 पार्टी या 2 पार्टी या 3 पार्टी, तो आपको कहना है नो पार्टी सिस्टम इज़ बेटर बिकॉज़ ज्योग्राफिकल लोकेशन ये वगैरह जो यहाँ पर लिखा था दिखाते आपको ये रहा। ये आपको ये लाइन्स मेंशन कर देना है कि सोशल, रीजनल डाइवर्जन, हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिक्स, सिस्टम ऑफ इलेक्शन सब मैटर करता है और दैट्स व्हाई नो पार्टी सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एट ऑल सिचुएशन। और आपको ये भी याद करना है कि 1 पार्टी सिस्टम का डेफिनेशन क्या है और उसका एग्जाम्पल क्या है। लाइक चाइना, 2 पार्टी सिस्टम का डेफिनेशन क्या है और उसका एग्जाम्पल क्या है। लाइक यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। थर्ड मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है और उसका एग्जाम्पल क्या है। तो आपको ये 3 काम यहाँ पर कर लेना है। नेशनल पार्टी में आपको पढ़ना था कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी या नॉन रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी में डिफरेंस क्या है। फिर आपको पढ़ना था स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी बनने का क्राइटेरिया क्या है। फिर आपको पढ़ना था कुछ नेशनल पार्टीज़ के नाम और उनकी डिटेल्स जो कि हमने आपको बता दिया था। और स्टेट पार्टी ये वाला टॉपिक मैंने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर उतना खास कुछ पूछा नहीं जाता है। और फाइनली आपको पढ़ना था चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टी। 4 मेन चैलेंजेस होता है लाइक लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, सेकंड है डायनेस्टिक सक्सेशन, थर्ड है रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर एंड द लास्ट वन व्हिच इज़ कॉल्ड लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। तो इस तरह 4 पॉइंट्स यहाँ पर आपको पढ़ना है विच आर द 4 चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इसके बाद आपको पढ़ना था हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड जिसमें आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिया गया था एंड मेनी मोर सजेशंस आपको दिया गया है लाइक 3 मोर एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया था। और इतना बताकर यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता था। प्लीज़ ये साइड बॉक्स पढ़ लेना। डिफेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट हमको पता है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। जितना इंपॉर्टेंट आपका ये वर्ड है ज़रा देखिएगा। यहाँ पर एक वर्ड हम आपको बताए थे पार्टीशन। ये वर्ड से लाख गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब आपको जो वर्ड बोले थे कौन सा, डिफेक्शन। तो ये डिफेक्शन का जो डेफिनेशन है आप रट्टा मार के पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एंड आई होप चैप्टर यहाँ पर एंड होता है, आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा तो अच्छी बात है, वरना पता नहीं क्या करें। ओके, बस इतना ही। थैंक यू।